प्रगतिशील लेखक संघ ग्वालियर की इकाई को इसका साधुवाद देता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आरंभ करके और उसकी निरंतरता वो लगातार बनाए रखे हैं। दूसरे, आप सब लोग विद्वान जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको मैं सादर नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर बोलने में मैं कोई अधिकृत विद्वान नहीं हूँ। दरअसल जब मैंने वादा किया था यहाँ पर बोलने का, तो मैं आज भी कहता हूँ और पहले भी कहता हूँ कि मैं इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। उस उत्साह में मैंने कह दिया कि मैं इंदिरा गांधी पर बोलूँगा। इंदिरा जी को जानने के लिए मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी। वो थी कुलदीप नैयर की किताब, और वो उस समय की किताब है जब इंदिरा गांधी जी 1977 में चुनाव हार गई थी। उसके बाद वो किताब लिखी थी उन्होंने, कुलदीप नैयर जी ने, और उसका नाम था ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन। तो उस समय पे किताब पढ़ी थी वो मैंने, उसकी कुछ स्मृतियां मेरे मन में थीं, तो मैंने कह दिया। इसके बाद जब इंदिरा जी के बारे में मैंने जानने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि ये इतना सहज चरित्र नहीं है जिसको हम आसानी से समझ सकें। मेरा ख्याल है, और मैं मानता हूं इस बात को, आप लोग भी इस बात में विमर्श कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, इतने अधिक निर्णय लेने वाला और इतना विवादास्पद प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा। विवादास्पद से मेरा अर्थ ये है कि जिसके बारे में अल्टीमेटली नहीं कह सकते कि उसका ये निर्णय गलत था, और भी विवादास्पद निर्णय हुए हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं और लोग कह सकते हैं कि ये निर्णय तो गलत है। मगर इंदिरा जी के कई बार निर्णय ऐसे हैं, अधिकांशतः निर्णय ऐसे हैं जो विवादास्पद रहे हैं, किंतु अल्टीमेटली उनको गलत नहीं कहा जा सकता। जैसे हम आपातकाल जो उन्होंने लगाया था, इस पर भी हम बात करेंगे और उसके बारे में भी हम चर्चा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली वो गलत नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी के बारे में मैंने कुछ किताबें पढ़ना शुरू की, उनके बारे में जानना शुरू किया, तो मुझे लगा कि जब तक उनके परिवेश को, उनके जीवन को हम नहीं समझेंगे, तब तक इंदिरा जी के व्यक्तित्व को, इंदिरा जी के निर्णयों में हम साझेदारी नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, सब लोग जानते हैं इस बात को, और जैसे नेहरू खानदान के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, सब परिचित हैं, सब पढ़े लिखे हैं। जब नेहरू जी का विवाह हुआ तो सब लोग, ये जो परिवार था, आनंद भवन वाला परिवार, एक तरह से अल्ट्रा मॉडर्न परिवार था। मतलब नेहरू जी, विजयलक्ष्मी पंडित, कृष्णा जी, इन सब को मैनर सिखाने के लिए सुश्री मिस लिलियन हूपर रखी गई थी, अंग्रेजी ही थी और अंग्रेजी की थी, जो उनको मैनर्स सिखाती थी और पढ़ाती थी।
इस तरह का अल्ट्रा मॉडर्न परिवार था उस समय पे। उस परिवार के लिए जो बहू पसंद की गई, नेहरू जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी के रूप में जो कमला को पसंद किया गया, वो नितांत ऑर्थोडॉक्स कश्मीरी परिवार की लड़की, उसको पसंद किया गया। और उसके साथ में इतना जरूर किया गया, अब वो क्या था कि वो पसंद थी किनकी? नेहरू जी की मां की और दादी की। वो पसंद थी कि हमें तो कश्मीरी परिवार की लड़की चाहिए, कश्मीरी पंडित की लड़की चाहिए। बहरहाल जब वो तय कर दिया गया कि शादी इनके साथ हुई, तो उनको आनंद भवन लाया गया और उसी लिलियन हूपर के द्वारा उनको एटिकेट सिखाए गए। वो अंग्रेजी नहीं जानती थी, हिंदी कम जानती थी, उर्दू जानती थी और कश्मीरी जानती थी। कमला जी एटिकेट सिखाए गए, फिर वापस गई, फिर उनकी शादी हुई। शादी होकर के जब आई वो, तो सबसे पहले उनको निगाहों में, व्यवहार में अस्वीकृति मिली, वो अपनी ननद की मिली। ननद यानी विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा, जो भी कहा उनके परिवार का मामला है, मगर जो किताबों से मिलता है, उन्होंने कहा कि भाई अब ये तो कुछ नहीं जानती, इस आनंद भवन के योग्य ही नहीं है ये, और उसको ले आए। तो इसमें ये माहौल उनको मिला। दूसरे क्या था कि पंडित जी की जो मां थी स्वरूप रानी अपनी लड़की के साथ हुआ करती थी। जैसे कि अपन देखते रहते हैं टिपिकल जो सास हुआ करती हैं, ननद और सास वाला जो मामला होता है, अपन फिल्मों इत्यादि में देखते रहते हैं, लगभग वही मामला था। एक कृष्णा जी ऐसी थी जो पक्ष में तो नहीं थी बिल्कुल, मतलब कि नितांत तो उनका साथ देती हो, मगर बैलेंस किए रहती थी उनको। और नेहरू जी रहते थे तटस्थ। अगर उनके विरुद्ध कोई बात कही जाती थी तो नेहरू जी बोलते नहीं थे, शांत रहते थे, परिवार में किसी को ये नहीं कहते थे। 1916 में विवाह हुआ। 1917 में 19 नवंबर 1917 को इंदिरा जी का जन्म हुआ। सब लोग बड़े उसमें थे, अंग्रेज डॉक्टर लगे हुए थे वहाँ पर, सब ऐसे अस्पताल में था, और सब लोग, पूरा परिवार और दुनिया भर के लोग वहाँ पे थे। पंडित मोतीलाल नेहरू स्वयं वहीं पे उपस्थित थे, जो सब उत्सुकता में थे कि क्या कौन पैदा होता है, क्या है। तो नर्स ने आकर के सूचना दी, बधाई उनको दी। उन्होंने कहा कि भाई लड़की हुई है। तो उमा वासुदेव ने लिखा है एक जगह पर, उमा वासुदेव पहली उनकी जीवनी लेखिका है। उमा वासुदेव ने लिखा है एक जगह पर कि सबके चेहरे पर जो उत्सुकता थी वो एकदम सबके चेहरे फीके पड़ गए, वो उत्सुकता समाप्त हो गई। कुछ क्षण तक तो कोई बोला ही नहीं। उसके पश्चात स्वरूप रानी ने कहा कि लड़का होता तो अच्छा था। यही शब्द लिखे गए हैं, शायद यही बोला होगा उन्होंने कि लड़का होता तो अच्छा था। पंडित मोतीलाल नेहरू वहीं थे, उन्होंने उसको सुना और उन्होंने फिर, अब चूंकि उस समय वो कांग्रेस के बड़े नेता हो गए थे, बड़े आदमी तो थे ही मगर कांग्रेस के भी बड़े नेता थे, लोगों से मिलते जुलते थे, गांधी जी से परिचय हो चुका था उनका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात है, ये लड़की भी हुई है और ये लड़की हजारों लड़कों से बेहतर है।
ये पंडित जी ने कह करके उन सबको, अब जब उन्होंने ये कह दिया तो फिर कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था और वो शांत हो गए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो भोगा उन्होंने कमला जी ने शुरुआत से, उसके बारे में लिखा गया है कि इंदिरा जी ऐसे माता पिता की संतान थी कि एक पावरफुल पिता और पावरलेस मां की संतान थी। तो जो वो जब वो गर्भ में थी जो सुनती रहती थी, जिस तरह का अपमान उनकी मां को मिलता रहता था, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि मानते हैं कि गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर बहुत असर पड़ता है इन सब चीज़ों का, और महाभारत में तो खैर वो कथा ही है अभिमन्यु की, और भी जगह है, और मनोवैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि भाई गर्भ में बच्चा होता है उस समय पे आप हमें सावधान रहना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करना वगैरह वगैरह जो भी। तो वो कुछ न कुछ प्रभाव वो पड़ा। इंदिरा जी पैदा हुई, उनके लिए अंग्रेजी वही आया रखी गई, वो सब होता रहा। इंदिरा जी थोड़ी बड़ी हुई, समझने लगी, तो जब उनकी मां नहीं होती थी और स्वरूप रानी भी होती थी, तब भी विजय लक्ष्मी पंडित उनसे कहती थी, एन अगली एंड स्टूपिड गर्ल, भद्दी और भोंदू लड़की। मतलब जो नेगेटिव पक्ष है इंदिरा जी का, मुझे लगता है उस नेगेटिव पक्ष को बनाने में विजय लक्ष्मी पंडित का बहुत बड़ा हाथ था। मैंने 2-3 किताबें इस बारे में देखी, ज़्यादा तो नहीं, उन पर बहुत किताबें लिखी गई हैं। इंदिरा जी पे जितनी किताबें लिखी गई हैं उतनी किताबें किसी प्रधानमंत्री पे, नेहरू जी पे भी नहीं लिखी गई। मैंने जब सूची देखी इंदिरा जी पे लिखी हुई किताबें की, तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि लगभग 22-23 किताबें तो उनकी प्रशंसा की लिखी गई हैं। पढ़ नहीं पाया हूं, मैं पढ़ूंगा कहां से, और लगभग उतनी ही किताबें उनके विरोध में लिखी गई हैं। तो मतलब इंदिरा जी को उससे इंदिरा जी सुनती होंगी, अकेले में कहती होंगी, वो तो इस सब के बीच में इंदिरा जी बड़ी होती गई। नेहरू जी अपनी मां के बीच में नहीं बोलते थे, अपनी बहन के बीच में नहीं बोलते थे। अब किस तरह से वो अपना जीवन गुजारती थी, उनका एक अलग 2 कमरे थे। इंदिरा जी कभी कभी उनके पास पहुंचती थी, बल्कि उन्हीं के पास बैठी रहती थी। माँ का बेटी को सहारा, बेटी को माँ का सहारा। उसके बाद इंदिरा जी को जब अंग्रेजी स्कूल में दाखिल किया गया तो कांग्रेस में तूफान मच गया, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। अंग्रेजी स्कूल में इतने बड़े कांग्रेस के इतने बड़े नेता की लड़की अंग्रेजी स्कूल में पढ़े तो स्वतंत्रता आंदोलन कैसे चलेगा? बहुत विरोध हुआ, उससे निकाल लिया गया, घर पे पढ़वाया गया और एक दूसरे स्कूल में उनको भर्ती किया गया। फिर ये हुआ, इंदिरा जी बड़ी हुई, 34-35 में उनको 33-34 में शांति निकेतन गई, वहाँ भी वो नहीं रह पाई। एक बात मैं आपको कहूँ कि प्रायः 3-4 जो लोगों को मैंने देखा है, लेखकों को, उन्होंने सबने ये स्वीकार किया है, जो पक्ष उभर करके इंदिरा जी का सामने नहीं आ पाया। इंदिरा जी को कविता का बहुत शौक था और पेंटिंग का बहुत शौक था। ये पक्ष प्रायः उभर करके नहीं आ पाया है, और इसलिए शांति निकेतन उनको बहुत प्रिय था कि वहाँ पेंटिंग भी थी, वहाँ पे कविता भी थी। मगर वो वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाई, क्योंकि 35 में उनकी कमला जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उनको स्विट्जरलैंड भेजना पड़ा। तो साथ में जाने के लिए कोई चाहिए था। नेहरू जी तो इधर व्यस्त थे, जन आंदोलन चल रहे थे, तो उनको वहाँ जाना पड़ा। अब नेहरू जी की ये स्थिति थी कि परिवार में दूसरी तरह से भी एक झगड़ा हुआ करता था कि नेहरू जी की और अपने पिता की नहीं बनती थी, दोनों की, पंडित मोतीलाल। वैसे नहीं, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था। पिताजी पुराने कांग्रेसी थे जो अंग्रेजों का सीधा विरोध नहीं चाहते थे। तो
1928 में जब वो पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वो अधिवेशन हुआ था, तो जो प्रस्ताव पास करना था तो डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, अधिशासी राज्य जिसको शायद कहते हैं, कानून वाले जानते होंगे। मतलब शासक वहीं का रहेगा इंग्लैंड का, बाकी सब चीजें आप कीजिए। नेहरू जी इसके बहुत खिलाफ थे। तो वो लिखती हैं, उमा वासुदेव लिखती हैं कि 4 वर्ष तक लगभग ये झगड़ा दोनों पिता पुत्रों में चलता रहा कि साहब ये प्रस्ताव होना चाहिए कि हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अंततः हुआ ये कि 1928 में प्रस्ताव, गांधी जी बीच में आए, दोनों पिता पुत्र के बीच में प्रस्ताव वो रखा ही नहीं गया कि कैसा राज्य चाहिए, और वो हो गया। 1929 में जब पंडित जी बने अध्यक्ष, लाहौर में अधिवेशन हुआ, तब ये प्रस्ताव आया कि हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। मतलब मोतीलाल जी पीछे, और उसमें लिखा है कि मोतीलाल जी ठीक पीछे खड़े थे, उसके आगे जवाहरलाल जी खड़े थे और वो प्रस्ताव पढ़ रहे थे कांग्रेस के। उसमें 10 लाख की उपस्थिति उस समय लाहौर में थी। उस अधिवेशन 10 लाख की उपस्थिति में वो प्रस्ताव पढ़ा गया और वहां से फिर ये तो नेहरू जी तो उधर बहुत व्यस्त थे। इंदिरा जी वहां पहुंची, उनके साथ में रहीं। उस समय पे उनका वहीं पर उस बल्कि पहले से ही आते जाते थे फिरोज जी, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ में थे, तो वहाँ आनंद भवन उनका आना जाना था। लखनऊ के रहने वाले थे, तो परिचय तो था, मगर वहाँ पर जाकर के चूंकि वो पढ़ते थे, इंदिरा जी अकेली थी, तो उनकी थोड़ी प्रगाढ़ता वहाँ पर बढ़ी। उनको शांति निकेतन भी छोड़ना पड़ा। और 1936 में जो उन्हें सबसे बड़ा आश्रय था, नेहरू जी को समय नहीं मिलता था, बुआ से पटती नहीं थी, और उनकी जो दादी थी, दादी भी कोई वो नहीं थी, और दादी की जो जेठानी थी वो तो और भी जड़ थी। मतलब पंडित नंदलाल नेहरू की पत्नी थी, मोतीलाल की भाभी। खैर, तो वो वहां पे रहना नहीं चाहती थी। तो इस कशमकश में इंदिरा जी का सारा जीवन एक तरह से दबाव में, अपने आप में अस्तित्व की खोज में, किसका क्या करें, कैसे रहें, माँ का कैसे करें, अपना कैसे करें, इस तरह से वो हुआ। 1936 में जब देहांत हो गया, इंदिरा जी बिल्कुल अकेली हो गई। उस समय उनको ढाढ़स देने का अगर कोई चीज़ थी तो नेहरू जी के जो पत्र जाते थे उनके, बताते हैं तो उनसे उनको, और उस समय भी नेहरू जी उनको कोई ज़्यादा महत्व, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको वो देते हों। उसके बाद ये सब चलता रहा और 19 सब जानते हैं, संक्षेप में ये है कि 37-38 में उनकी दादी भी चली गई, स्वरूप रानी, और ठीक दूसरे दिन उनकी जेठानी भी चली गई। आनंद भवन सूना हो गया, नेहरू जी वहाँ रहते नहीं थे, पंडित मोतीलाल का भी देहांत हो चुका था, इंदिरा जी बिल्कुल अकेली। फिर इनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। तो कैम्ब्रिज की एक जो परीक्षा थी, पता नहीं कौन सी परीक्षा थी, इन्होंने सब पास कर ली, मगर एक विषय की परीक्षा ये पास नहीं कर पाती थी। तो जैसे तैसे इनका एडमिशन हुआ, उसमें एडमिशन हुआ। उसके बाद जब आंदोलन बहुत उसमें शुरू हो गया तो वो भी नहीं पूरा हो पाया इनका, चली आई। 1942 में विवाह हो गया। उन्होंने कहा कि हम तो विवाह करेंगे, कोई इनके पक्ष में नहीं थे विवाह करने में, उनके परिवार के लोग भी पक्ष में नहीं थे। इंदिरा जी अड़ गईं और उन्होंने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर के, ये पहला परिवार के विरुद्ध पहला विद्रोह था इंदिरा जी का, कि उन्होंने कहा कि हम तो फिरोज से ही विवाह करेंगे। जब बुआएं पक्ष में नहीं थी तो नेहरू जी भी, और रिश्तेदार भी पक्ष, दूसरे रिश्तेदार भी पक्ष में नहीं, एक तो जाति के नहीं और दूसरे विधर्मी,
दो चीजें मिल रही थी। तो गांधी जी बीच में पड़े और गांधी जी ने विवाह करवाया, फिर नेहरू जी ने स्वीकार किया। विवाह के बाद दोनों एक साथ विवाह के कुछ ही महीने बाद जेल गए। जेल के बाद में फिर जेल गए, जेल के बाद में कश्मीर गए घूमने के लिए दोनों पत्नी। वहाँ से एक उल्लेख है कि इंदिरा जी ने लिखा कि भाई पिताजी को पत्र लिखा कि आप तो बहुत गर्मी में वहाँ इलाहाबाद की झुलसती हुई गर्मी में आप रह रहे हैं, यहाँ कश्मीर में देखिए कैसी ठंडक है, आप यहाँ आ जाइए। तो पंडित जी ने जवाब दिया कि कश्मीर में ठंडक होगी मगर कश्मीर में आम कहाँ से आएंगे। मतलब इस तरह के पिता पुत्री के जो कश्मीर में आम नहीं है, ठंडक है, तो इस तरह का उसका जिक्र है। इसके बाद सीधे हम यहाँ पे जाएं कि वो नेहरू जी भी अकेले पड़ गए थे। और नेहरू जी जब अकेले पड़ गए तो कुछ लोगों का कहना है, जिक्र भी है उसका, कि उनका पद्मजा नायडू से पत्र व्यवहार होता रहता था। उस पत्र व्यवहार के कारण परिवार के लोग भी उनसे रुष्ट हो रहे थे, कांग्रेस के लोग भी उनसे रुष्ट हो रहे थे। पद्मजा नायडू उनकी सरोजिनी नायडू की बेटी थी, पढ़ी लिखी थी वो भी बहुत। नेहरू जी में एक जितना पढ़ता हूं, इन्होंने तो वक्तव्य दिया है, कह रहे नेहरू जी के बारे में मैंने जितना देखा है कि वो बड़े बड़े सौंदर्य प्रिय थे। मतलब उनमें एक ये थी कि हाँ भाई कहीं न कोई ऐसी उनको कुछ ऐसा चाहिए जो 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 कोमलता उनके पास बनी रहे, कुछ ऐसा उनका स्वभाव था। इसी तरह से राजकुमारी अमृत कौर, हालांकि ये निश्चित है कोई ये नहीं लगा पाया कि उनके कोई शारीरिक संबंध रहे होंगे, मगर सब ये कहते हैं कि साहब अनुमान लगाते हैं कि ये हुआ। इसी तरह से लेडी माउंटबेटन, तो ये बातें चली। नेहरू जी को किसी का साथ चाहिए था। इंदिरा जी अब चूंकि समझने लगी थी, सब कुछ समझती थी अब तो उन्होंने कहा कि मुझे पिता के पास होना चाहिए, पिता अकेले हैं। तो पिता के साथ जब वो अंतरिम सरकार बनी तो पिता के साथ ही रहने के लिए चली गई। अब आप देखिए कि नेहरू जी उनको धीरे धीरे अपने साथ ले जाने लगे। तो राजनीति है उसमें वो दीक्षित होती गई, चाहे अनचाहे। जिस समय नेहरू जी ने सन 1947 का स्वतंत्रता का पहला भाषण दिया था, उस समय इंदिरा जी उनके पीछे खड़ी हुई थी। तो या तो एक संयोग मान लीजिए, या शायद ये एक संकेत था कि नेहरू जी के बाद इन्हीं की जगह लेने के लिए इनकी लड़की तैयार हो रही है। और जब ये बात हुई, ये तैयार होने लगी, नेहरू जी बहुत बार ये कह देते थे जब उनको फुर्सत नहीं होती थी कि इंदु से बात कर लो। कांग्रेस के लोग जाते थे, कार्यकर्ता जाते थे, दूसरे लोग जाते थे, अधिकारी नहीं, अधिकारियों से नहीं कहते थे। वो जो कांग्रेस के लोग थे उनसे कहते थे कि अच्छा इस विषय में तुम ऐसा काम करो, इंदु से बात कर लो। तो धीरे धीरे जब वो तैयार होने लगी, इंदिरा जी का समय उधर होने लगा, फिरोज जी को समय कम दे पा रही थी वो। फिरोज जी उनका अखबार संभाल रहे थे यहाँ पे लखनऊ में, ये भी एक वो था, वो लखनऊ में थे, वो दिल्ली में थी। 1949 में धीरे धीरे उनका एक दूरी बननी शुरू हुई। और 1951 में जब इंदिरा जी बहुत बीमार पड़ी तो 8 महीने बाद 8 महीने के बाद फिरोज गांधी दिल्ली पहुंचे
और 24 घंटे इंदिरा जी के साथ और इंदिरा जी के पास रहे। मतलब लोगों में जो बातें उठ रही थी उन सब का शमन हो गया। महीने 2 महीने रहे, ये हो गया। इंदिरा जी सचिव बनी, कांग्रेस की सचिव बना दी गई। कांग्रेस की सचिव बना दी गई। इधर ये सांसद बन गए फिरोज गांधी। सांसद बने तो उन्होंने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, सरकार की आलोचना करना शुरू, कई मामलों में सरकार की आलोचना, सरकार को सहयोग देने वाले जो पूंजीपति थे उनकी आलोचना, सरकार के जो अधिकारी थे जो गड़बड़ करते थे, मतलब जो गड़बड़ियां करने वाले थे, वैसे और लोगों की नहीं, उनकी आलोचना और मुखर आलोचना। इससे धीरे 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 अब पति पत्नी में आपस में बात हुई होगी, नेहरू जी ने भी शायद कहा होगा घर पे, ये किसको मालूम है। सब लोग अनुमान लगाते हैं। अनुमान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, बहुत जरूरी बात ये हो गई कि मैंने 3-4 किताबें जो इंदिरा जी के बारे में पढ़ी तो प्रायः हर आदमी का एक अलग दृष्टिकोण था। हर आदमी न जाने अपने नजरिए से एक अलग जगह से खड़े होकर के मुझे लगा कि इंदिरा जी को देख रहा है। तो कुछ बातें एक ने कहीं, दूसरे ने उसको नहीं ली, कुछ ने एक सपोर्ट कर रहा है, दूसरा उसी बात का विरोध कर रहा है। तो ये बातें चलती होंगी। नेहरू जी ने भी समझाया होगा कि भाई देखो ये इनको समझाओ, फिरोज ये कांग्रेस के विरोध में जा रहे हैं। ये सब चलता रहा। और 1959 में जो एक ये हुई कि 1954 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन धीरे 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 पंडित आदमी थे और राजेंद्र प्रसाद जी की तरह से वो जरा पूजा पाठी आदमी भी थे। नेहरू जी को लगने लगा था कि ये आदमी हमारा जो हमारे जो शासन है और जिसके हम हामी हैं, जिस तरह की पद्धति के हामी हैं, उसमें ये आदमी फिट नहीं। लिखा गया है कि वो बहुत आदर करते थे पुरुषोत्तम दास टंडन का, मगर उनकी कुछ सांप्रदायिक बातों से और कुछ अन्य कारणों से उनको पसंद करना उन्होंने बंद कर दिया था और कहा था कि आप कांग्रेस से हट जाइए। जब चुनाव हुआ 1957 में दोबारा, तो वो खड़े हो गए चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष के में। और 1957 में नहीं, हाँ वो 1951 में ही खड़े हुए थे, सॉरी। नेहरू जी ने नहीं चाहते थे, वो 1951 में खड़े हुए थे, मगर पटेल ने उनका साथ दिया था। नेहरू जी ने जो व्यक्ति खड़ा किया था वो हार गया, टंडन जी जीत गए। उसके बाद उन्होंने 1954 में उनको हटाया और 1954 में हटा करके दूसरा अध्यक्ष बनवाया। वो थे सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे UN ढेबर। UN ढेबर को उन्होंने अध्यक्ष बनवा दिया। UN ढेबर को 1959 में UN ढेबर को हटा करके गोविंद बल्लभ पंत ने इंदिरा जी को अध्यक्ष बनवाया। और उस समय फिरोज जी इंदिरा जी के अध्यक्ष बनने के बिल्कुल खिलाफ थे और वो ये कहते थे कि जिसका बाप प्रधानमंत्री है उस लड़की को उसी पार्टी के अध्यक्ष पद पर नहीं होना चाहिए। ये कायदे की बात है। नेहरू जी ने भी बाद में ये कहा, जब वो अध्यक्ष बन गई तो उनका वक्तव्य है नेहरू जी का कि ये अच्छा नहीं लगता, यही शब्द है कि यह अच्छा नहीं लगता है कि जब मैं प्रधानमंत्री हूं तो मेरी बेटी कांग्रेस की अध्यक्ष बने। ये नेहरू जी मन में शायद वो जरूर चाहते होंगे, बिना नेहरू जी की इच्छा के ऐसा नहीं हो सकता था।
जरूर चाहते होंगे, मगर उन्होंने कहा इस बात को, इस बात का उल्लेख है। 1 साल बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था उनको। और अब आप देखिए न जाने उनको क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ना लिखना चाहती हूं। फिर वो विदेश चली, मगर नेहरू जी ने फिर उनको बुलवाया। उन्होंने कहा कि नहीं, काम कीजिए। वो स्विट्जरलैंड चली गई थी शायद फिर दोबारा। उन्होंने कहा मैं तो पढ़ना लिखना चाहती हूँ। और 1960 में उनका देहांत भी हो गया था अपने फिरोज का। खैर वो आई और हम सब जानते हैं 62 में युद्ध हुआ चीन से, पंडित जी का देहांत हुआ। उसके बाद में शास्त्री जी आए। तब भी कुछ लोगों ने कहा कि इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। उस समय ज़्यादा बोलती नहीं थी। उनके समय में इतना जरूर हुआ कि उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री का पद स्वीकार कर लिया था। और फिर उसके बाद ये उनका देहांत हुआ, जो भी हुआ 65 के युद्ध के बाद में। 66 में सब ने मिल करके, कांग्रेस वालों ने सबकी सहमति से, जबकि मुरारजी भाई बनना चाहते थे, फिर भी मुरारजी भाई की बात को दरकिनार करके इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनवाया। इंदिरा जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया, उन्होंने कहा कि ये लड़की है, महिला है, राजनीति जानती नहीं है, तो हम जो चाहेंगे वैसा करेंगे, प्रधानमंत्री नाम की ये बनी जाएगी। तो इसलिए उसको शैडो प्रधानमंत्री भी कहा गया था कि शैडो प्रधानमंत्री रहेंगे। और एक ने तो उनसे कहा डम्ब डॉल, गूंगी गुड़िया, ये भी नाम दिया गया कि वो ज़्यादा बोलती नहीं थे। पहले भाषण भी उन्होंने ज़्यादा नहीं दिए थे। एक बात में ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको कि उस समय नेहरू जिंदा थे, ये महामंत्री थी कांग्रेस की। उस समय इंदिरा जी ग्वालियर में आई थी और मैं उस समय पार्ट 1 में था। तो हमने इंदिरा जी का, आपको शायद याद हो क्योंकि हम उम्र हैं, तो स्कूल में उनका भाषण हुआ था और हमने बिल्कुल ऐसे, हम लोग जो बैठे हुए हैं इस तरह से हमने इंदिरा गांधी को सुना था वहाँ पे। तो ये मेरी एक विशेष उपलब्धि है कि मैंने बहुत निकट से इंदिरा जी को देखा था। और जब वो वहाँ से मुरार में उस रोड से, माल रोड कहते थे, उससे गुजरी थी, तो हम जैसे 15-20 लड़के उनके कार के पीछे दौड़ते गए थे। कोई नहीं था, सिर्फ एक कार थी पुलिस वाले, बस, और कोई नहीं था। उनके थी नहीं उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था। और हम लोग बड़ी दूर तक दौड़ते गए, थाने तक हम लोग वहाँ से दौड़ते हुए गए थे उनकी कार के पीछे। तब हमने इंदिरा गांधी को देखा था। बहरहाल तो वो इंदिरा जी बन गई तो कौन थे उस समय पे? निंजलिंगप्पा अध्यक्ष थे। उन्होंने सोचा कि हमारी तरह से चलेंगी, चली भी होंगी कुछ समय, साल 2 साल बाद। साल 2 साल चली तो मुरारजी देसाई की जो गुट था, उस गुट ने इनको इनके कामों में अड़ंगा डालना शुरू कर दिया। जब कामों में अड़ंगा डालना शुरू किया तो इंदिरा जी थोड़ी सी सतर्क हुई, और सतर्क होने के बाद में उन्होंने जो चुनाव करवाया, चुनाव के लिए कहा कि भाई अभी मैं इनके उससे बनी हूँ, अब चुनाव हो जाए तो मैं अपना स्वतंत्र वो कर लूँगी और उसमें बन जाऊँगी। मगर उसमें ये हुआ कि सिर्फ 283 सीटें आई थीं कांग्रेस की, बहुत छोटा सा बहुमत था। ये प्रधानमंत्री बन गई तो और इनको मुश्किल पड़ने लगी। जब और मुश्किलें पड़ी इंदिरा जी को, तो
उन्होंने अगले कदम लेना शुरू कर दिए। पहला कदम उन्होंने ये लिया, उन्होंने कहा कि हम प्रीवी पर्स खत्म करेंगे। कांग्रेस साथ में थी उस समय पे, कांग्रेस के लोग साथ थे कि हाँ ठीक है कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि ये जो राजे महाराजे थे उन्होंने स्वतंत्र पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई थी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी शायद उसकी अध्यक्ष थी और वो उसमें चुनाव में खड़ी हुई थी। सीटें वो बहुत कम जीती थी, 2 या 3 सीटें जीती थी, मगर उसने वो किया था। तो उस बहाने से इंदिरा जी ने वो प्रस्ताव रखा और 1969 में जाकर के पास हो पाया था वो प्रस्ताव कांग्रेस में। इंदिरा जी ने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए थे। फिर भी उस साल भयंकर अकाल पड़े थे लगातार 2 साल। मैं इस बात का गवाह हूं कि हम यहां से गेहूं लेकर के जाते थे मुरार से। हम किसान होते हुए भी हम कंट्रोल का गेहूं कहते थे उसको, वो गेहूं लेकर के आते थे। 2 साल लगातार अकाल पड़ा था भयंकर। देश की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत खराब थी स्थिति। अब इनके सामने कोई चारा नहीं था इस बात में 1967 में कि सोवियत रूस से बहुत अच्छे संबंध थे, मगर जनता भूखी मर रही थी। तो इनके सामने एक समस्या आई कि अन्न कहाँ से आए। उसके लिए लोगों ने सुझाव दिया कि अमेरिका की यात्रा कीजिए। इंदिरा जी ने अमेरिका की यात्रा की। विलियम जॉनसन उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो उनसे बातचीत हुई उनकी। मगर वो तेजस्वी जो स्वभाव था उनका, जब वहाँ पर वीके नेहरू जो भारत के राजदूत थे, उनसे पूछा गया, अमेरिकी विदेश सचिव ने पूछा कि इंदिरा जी को हम कैसे संबोधित करें, मैडम कहें या क्या कहें। वीके नेहरू जी ने इंदिरा जी से पूछा, वहाँ से पूछा गया होगा। तो इंदिरा जी ने कहा कि मैडम वो कहें, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मगर ये बता देना कि मेरे जो साथी हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, वो लोग मुझे सर कहते हैं। आप देखिए कि इंदिरा जी 1966 से जब से सत्ता में गई, तब से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक अरे औरत बैठ गई है। देश की पहली प्रधानमंत्री तो थी स्त्री प्रधानमंत्री। उनके पहले संसार में केवल एक और प्रधानमंत्री बनी थी, मार्गरेट थैचर। उनके बाद की हैं श्रीमाव भंडारनायक। ये दूसरी, विश्व की दूसरी प्रधानमंत्री थी जो स्त्री प्रधानमंत्री बनी। और इस बात को हर लेखक ने रेखांकित किया है कि वो कभी भी अपने आप को एक स्त्री की तरह से नहीं ट्रीट करती थी। माँ थी, ये लिखा है कि बहुत अच्छी माँ थी, वो बहुत अच्छी मित्र थी, बहुत अच्छी लड़की थी, वगैरह वगैरह ये सब था। मगर वो कहती थी कि नहीं, मैं जो काम कर रही हूं वो अपने पद के हिसाब से कर रही हूं। मिस्टर प्रधानमंत्री या सर प्रधानमंत्री हूं मैं, मैडम प्रधानमंत्री नहीं। मतलब मैं जो काम कर रही हूं अपने पद के हिसाब से कर रही हूं, स्त्री या पुरुष के हिसाब से नहीं कर रही हूं। ये उनका हमेशा, जब तक 1984 तक, जब तक उन्हें गोली नहीं लगी, तब तक उनका ये रहा कि ना, इसमें स्त्री होने का कोई सवाल नहीं, पुरुष होने का कोई सवाल नहीं, पद है। तो ये उनका एक हमेशा रहा। तो ये उन्होंने वीके नेहरू को ये बताया और जॉनसन ने वैसे ही संबोधित किया उनको, सर प्राइम मिनिस्टर, उस तरह से उनको संबोधित किया। वहाँ की एक बात जरूर है कि वहाँ के अखबारों ने फिर भी उनको लिखा कि इतने बड़े देश का, इतने बड़े लोकतंत्र को एक स्त्री प्रधानमंत्री है। मतलब बार बार वो उनके स्त्री होने को रेखांकित करते थे अमेरिका के वो लोग। और जॉनसन एक उसमें पहले आ गए थे। इंदिरा जी शायद कोई भोज होगा उसमें पहले पहुंच गए थे कुछ। इंदिरा जी को जब पहुंचना था
तो इंदिरा जी वहाँ पे नहीं पहुँची थी उस भोज में, तो वो पहले पहुँच गए। तो उन्होंने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं, तो किसी ने बता दिया कि वो हेयर ड्रेसर के यहाँ गई हैं। तो उन्होंने कहा था कि अल्टीमेटली शी इज ए वुमन, अंततः औरत ही तो है। मतलब वो ये रेखांकित करने से कहीं नहीं चूक रहे थे कि ये एक स्त्री है, और स्त्री देखो स्त्री कर रही है। उसमें लिखा है, एक और लेखक ने उसमें, कि उनको जब कोई काम गलत हो जाता था, मान लो कोई गलत निर्णय हो जाता था, और होते हैं निर्णय गलत, तो कहते हैं अरे भाई औरत है और क्या करेगी, कोई संभाल सकती है देश को क्या, इस तरह से। तो इस तरह से अपने देश के अखबार भी लिखते थे और विदेशों के अखबार भी लिखते थे। इंदिरा जी इन सबको, इस सब से नाराज भी होती होंगी, मन ही मन में जाहिर नहीं करती होंगी, मगर इसको ये नहीं करना चाहती थी कि एक स्त्री ये काम कर रही है। बहरहाल तो इस तरह से उनका वो हुआ। अब उन्होंने 1969 में जाकर के फिर ये रिपर्स खत्म किए। मुरारजी भाई नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। 600 बैंक थी केवल उस समय देश में, कुल मिलाकर के 600 शाखाएं इतने बड़े देश में। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बहुत आलोचना हुई उसकी, मतलब सारे के सारे मीडिया उसके विरोध में लग गया था उस समय पे, ऐसा कहा जाता है। मीडिया भी और दूसरे जितने पूंजीपति थे वो तो लगेंगे ही, मगर वो उन्होंने एक बड़ा काम उन्होंने उस समय पे किया। दूसरा बड़ा काम उन्होंने ये किया था 1969 में ही, कि जो अपना भाभा परमाणु केंद्र था उसके विकास की योजना बनाई थी। भाभा परमाणु केंद्र के विकास की जो कि नेहरू जी का एक स्वप्न था, होमी जहांगीर भाभा के समय से, कि भाई हम अपने आप में सक्षम बने, तो इंदिरा जी ने उसकी नींव रखी। इसके खिलाफ सारे देश हो गए थे, मगर इंदिरा जी मजबूती से वहां पर खड़ी रही। अमेरिका में भी जब गई, उनकी जब दोबारा यात्रा हुई अमेरिका में, तो निक्सन उस समय राष्ट्रपति बन चुके थे, हेनरी किसिंगर उनके विदेश मंत्री थे। ये दोनों ही पाकिस्तान के पक्षधर थे, पाकिस्तान की तरफ झुके हुए थे। तो उसमें उल्लेख किया गया है कि जब निक्सन ने पूछा कि आप हमसे क्या लेने आई हैं, तो इंदिरा जी ने कहा कि हम आपसे कुछ भी लेने नहीं आए। हम तो बोले कि फिर आप चाहती क्या है? उन्होंने कहा कि हम आपसे अच्छे संबंध चाहते हैं। मतलब इतनी डिप्लोमेटिक भाषा वो बोलना सीख गई थी उस समय पे। उन्होंने कहा कि हम अच्छे संबंध चाहते हैं आपसे। इसी तरह से 1971 के युद्ध में जब बांग्लादेश का और ये युद्ध हुआ था, आप देखिए कि याहिया खां थे उस समय पे, और ये ऐसे ही नहीं हो गया था। किताबों में इस बात का उल्लेख है कि जब 162 सीटें थी पूर्वी बंगाल की, और उसमें से मुजीबुर रहमान की पार्टी ने 160 सीटें जीती, 162 में से। और इधर भुट्टो की पीपुल्स पार्टी थी, उसने यहाँ पे पश्चिम पाकिस्तान में ज़्यादा सीटें जीती थी, मगर फिर भी उनसे कम, बहुत कम थी। दूसरी बात ये थी, उस समय के बारे में जो विश्लेषण किया है, किताबों में किया गया है, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है विदेश के बारे में क्या होता है, मगर जो विश्लेषण किया गया है उसमें ये था कि भुट्टो सिंध को बिलोंग करते थे, याहिया खां पंजाब को बिलोंग करते थे, और वर्चस्व पंजाब का था। याहिया खां का शासन था वही, वो तो वहाँ पे सैनिक शासन था। याहिया खां का वर्चस्व था, भुट्टो उनके साथ में मिल गए थे। जो दो प्रांत बचे थे वो हमेशा से उनको शासन में कोई हिस्सा नहीं मिला था, तो वो लोग उनके पक्षधर थे मुजीबुर रहमान के। इसलिए ये बड़ा प्रांत होते हुए भी, इस तरह बड़ा हिस्सा होते हुए भी बहुमत उनको जा रहा था, मुजीबुर रहमान को।
तो उन्होंने कहा कि क्या करें। उस समय एक भाषण दिया था याह्या खान ने अपने मिलिट्री ऑफिसरों के सामने, और उस भाषण की एक पंक्ति मुझे अभी तक याद है, जो उसमें लिखा है, 3-4 पंक्ति उन्होंने कहा, उसमें लिखा है कि ये बंगाली तब तक नहीं मानेंगे, अपने मिलिट्री के अधिकारियों के सामने भाषण देते हुए कहा, सब सेना के सामने नहीं, मिलिट्री के जो चुने हुए अधिकारी होंगे उनके सामने, ये बंगाली तब तक नहीं मानेंगे जब तक इनकी अच्छी तरह से धुनाई न कर दी जाए। हाँ, अच्छी तरह से, बस ये 2 चीजें, अच्छी तरह से और धुनाई न कर दी जाए। ये पंक्ति मुझे याद रही, बिल्कुल हूबहू यही शब्द है। अब देखिए कि जब भुट्टो जी की सहमति से बातचीत चलाई मुजीबर रहमान से, इधर सेना भेज दी गई, और फिर वो जो कुछ हुआ, एक वो इतिहास की बात है कि इंदिरा जी ने उसमें हिस्सा लिया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ी सेना 93,000 लोगों ने, सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया। लेफ्टिनेंट जनरल थे अपने जगदीश सिंह अरोड़ा, उनके सामने 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। तो इंदिरा जी में एक निर्णय लेने की जो क्षमता हुआ करती थी। तो हाँ, इसके पहले जो मैं बात कर रहा था, जिससे ये मुझे याद आया, उसमें एक ब्रिटिश विदेश सचिव ने फोन किया था इंदिरा जी को, जब बड़ी भयंकर तनातनी चल रही थी बांग्लादेश और उनकी। तो उन्होंने कहा था कि क्या युद्ध होगा, यही शब्द है, ये 2-3 शब्द, क्या युद्ध होगा। इंदिरा जी ने उसको उत्तर दिया था कि युद्ध करने वाले हम पहले नहीं होंगे। ये जो डंब डॉल थी, आप देखिए, डंब डॉल एकदम से कितना विस्तार उसने अपने आप का किया, आत्मविस्तार किया, और ये देश का कितना वो किया कि कितने सधे हुए और कितने बड़े अच्छे उत्तर वो देती थी उनको। अब ये सब चीज थी, मगर ये था कि बहुत से लोगों को स्वीकार नहीं था कि ये सब हो रहा है। बहुत से गलत निर्णय भी होना शुरू हो गए थे उस समय पे, और सबसे बड़ा जो गलत निर्णय था, या निर्णय क्या, वो तो एक जो कहते हैं होना होता है, वो उस तरह का ये है कि 1969 में भारतीय राजनीति में संजय गांधी का प्रवेश हुआ। संजय गांधी कुछ नहीं थे, एक लड़के थे। राजीव गांधी को कोई रुचि नहीं थी, बार बार लिखा है, हर लेखक ने लिखा है कि राजीव गांधी को कोई रुचि नहीं थी उसमें। उसके बारे में भी लिखा है कि ये बड़ी डरती थी सोनिया गांधी के मैं देश में पहुंचूंगी जहाँ की मैं भाषा नहीं जानती हूँ, जहाँ के आचार व्यवहार नहीं जानती, विचार नहीं जानती हूँ, वहाँ पे कैसे क्या होगा, और प्रधानमंत्री के यहाँ छोटे से परिवार होगा कहीं इटली में, पता नहीं कैसा हो, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जैसा भी होगा। तो प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, उसके यहाँ कैसे पहुंचेगी, तो बहुत डरती थी। राजीव जी से जब उन्होंने पूछा, राजीव ने कहा कि हम तो शादी उन्हीं से करेंगे। तो फिर इंदिरा जी ने उनको बुलवाया, अपने पास रखा, उनको आश्वस्त जैसे भी कुछ किया होगा, और उनसे कहा, फिर शादी करवाई उन्होंने उसकी। तो मतलब ये है कि उन्होंने तो कह दिया था कि हमें तो राजनीति करना नहीं है भैया, हम तो अलग रहेंगे। इनका प्रवेश हुआ, और ये भी कुछ नहीं करते थे। इनका तो ये था कि दूसरे स्कूल से इनको निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था, या हट गए थे, कुछ भी मान लीजिए। अब कई लोगों ने कहा है कि हट गए या हटा दिए गए। उसके पश्चात ये कार के बहुत शौकीन थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा शौकीन कार के। और फिर इनका ये हुआ कि हम तो हिंदुस्तान के फोर्ड बनेंगे, प्रधानमंत्री, जिसकी माँ प्रधानमंत्री, और सब समझ लीजिए आप क्या है, हिंदुस्तान के फोर्ड बनेंगे। उस समय सरकार ने एक योजना बनाई थी
कि बाकी सब का उस समय तक कारें विदेशी सहयोग से या विदेश से बनती थी। एक कार थी अपनी यहाँ, क्या नाम, एम्बेसडर, वो है फिएट विदेशी सहयोग से थी, फिएट विदेशी सहयोग से थी। तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश की एक कार बनाए, ऐसी योजना बनाई। तो जब इनको पता चला तो इन्होंने उसमें अपना प्रार्थना पत्र या जो भी उस समय विधि विधान होगा उसको अपना अप्लाई किया। अब इसके साथ में ये जुड़ रहा था कि न तो ये ट्रेंड है उसमें कि कार बनाने में या कार का जो भी होता होगा उसमें ट्रेंड नहीं है, न इन्हें व्यवसाय का कोई अभ्यास है, तो कैसे हो। इंदिरा जी ने इनको रोल्स रॉयस कंपनी में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया कि भाई जा करके वहाँ प्रशिक्षण ले लो। प्रशिक्षण में ये अधूरा छोड़ करके चले आए, प्रशिक्षण को भी यहाँ आकर के चले आए। और जैसे भी हो, बंशीलाल जी की मेहरबानी से, बंशीलाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय पे हरियाणा के, बंशीलाल जी के उसमें लेकर के उन्होंने अपने जगह भी दे दी, बिल्कुल कम कीमत पे, गिरी हुई, कम कीमत क्या है, अत्यंत गिरी हुई कीमत पे जगह हो गई, ये हो गई। और शायद मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंदिरा जी को पता नहीं होगा। इंदिरा जी ने इस तरफ से आंखें फेर ली और वो मारुति कार के वो बनने लगा। तो ये जो प्रवेश हुआ इनका, वो धीरे 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 दखल, प्रवेश के साथ में उनका राजनीति में दखल बढ़ने लगा। और जब वो दोबारा 1971 में जब वो दोबारा जीत करके आई, बड़े बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीत करके आई, सारे विरोधी ढेर हो गए उनके। कहीं कोई उनका अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि दुर्गा, डम्बडौल को दुर्गा कहा जाने लगा। और एक ने तो बाद में, हाँ ये तो बाद में कहा था, मतलब एक साथी थे कांग्रेस और सोशलिस्ट के बीच के, उन्होंने तो बहुत भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया था उनके लिए। एन ओल्ड बिच, इसका इस्तेमाल किया था। ये बाद की बात है थोड़ी सी, जब आपातकाल में वो घटित हो गया था, उसके बाद कहा था उन्होंने। इनका दखल जब बढ़ने लगा और मेनका जी से विवाह हुआ, फिरोज भी पैदा, फिरोज नहीं, क्या नाम है उनका, उनके पुत्र का क्या नाम है जो सांसद हैं, संजय गांधी, नहीं, संजय के पुत्र वरुण, हाँ वरुण जी भी पैदा हो गए थे। हाँ, तो वो उनका ये सब हुआ, धीरे धीरे दखल बढ़ने लगा। और इनके मित्र जो हुए उनको कहा जाता था गूंड, यानी गुंडा तत्व वाले गूंड। तो इनके मित्र गूंड थे। बाद में जो राजीव जी आए, उनके मित्र दून थे, यानी दून स्कूल से निकले हुए जितने लोग थे वो उनके मित्र बन गए। इनके मित्र गूंड थे। जैसे एक अर्जन दास थे, मुझे नाम याद आता है, आपको याद हुआ है? अर्जन दास जब पंचर जोड़ते थे और अपने मोहल्ले के दादा थे बड़े तो अर्जन दास इनके मित्र बने। तो सलाह अर्जन दास देते थे इनके साथ में, मतलब अर्जन दास का प्रधानमंत्री के निवास में प्रवेश अर्जन दास का, आप कहिए कितनी बड़ी बात। जो दुर्गा बनी हो, इसने इतना बड़ा किया हो, जिसके सामने सब पस्त हो गए हों, उसमें अर्जन दास का प्रवेश हुआ। एक अकबर अहमद डंपी हुआ करते थे, लखनऊ के बड़े प्रसिद्ध मतलब शातिर व्यक्ति थे और उनमें सब गुण थे, वो उनके बड़े मित्र थे। तो ऐसे लोगों का उनके यहाँ प्रवेश होना शुरू किया। इंदिरा जी इनको नहीं रोक पा रही थी, पता नहीं जो भी कारण रहे हों, स्पष्ट नहीं हुए हैं वो कारण। इंदिरा जी संजय को रोक नहीं पा रही थी, ये सबसे बड़ी बात हुई। और इस बीच में आप सब जानते हैं कि वो 1974 का वो जो निर्णय आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1971 के चुनाव के विषय में,
75 में आया था, हैं? हाँ 75 में आया होगा, जून में आया था, 12 जून। हाँ जून में आया था कि साहब ये चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, 6 मतलब पद पे नहीं रहेंगी और 6 वर्ष तक किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जस्टिस सिन्हा थे शायद, हैं? जस्टिस सिन्हा, हाँ उनका का ये ऑर्डर था। 20 दिन का समय दिया गया था इनको, अपील कर सकती हैं। हाई कोर्ट में गई उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब इसके विरुद्ध स्थायी स्थगन दें, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसने सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अगर वो वैसे करती मुकदमा जाती और वैसे करती तो 20 दिन में तो हो ही नहीं सकता था पूरा, न जाने कब की तारीख लगती क्या होता। तो स्थायी स्थगन को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और वो शायद 23 जून या 24 जून की बात थी। ये हुआ तो एकदम से सब जो जितने और इनके विरोधी थे एकदम जो उन्होंने उसका हाथों हाथ ले लिया, उसको उठाना शुरू किया, इस्तीफा दे देना चाहिए और ये तो ये औरत और ये वो औरत, जितनी भी बातें कही जा सकती थी वो कहना शुरू किया। अखबार कुछ खिलाफ थे इनके और जो रहते ही थे, तो उन्होंने सब उठा लिया। और मोरारजी देसाई के जो जितने साथ के लोग थे और जो लोग थे, इंदिरा जी बहुत चिंतित हुई, नितांत अकेली थी। एक कारण ये भी बताया जाता है कि उनको कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई उनसे जिसको वो अपने मन की बात कह सकें, तो उस कारण से संजय ने उन तक प्रवेश पा लिया था। एक ये कारण भी बताया जाता है। जो भी हो, ऐसे में जब इंदिरा जी बहुत चिंतित थीं, उस समय पर संजय गांधी और मित्रों ने सलाह की। एक वकील की सलाह ली गई, वैसे ही वकील होगा उनका, जो जैसे भाई जिस तरह से वो थे तो कोई क्रिमिनल मुकदमे लड़ने वाला वकील होगा। उनको सलाह दी कि अब ऐसा काम करो कि आप आपातकाल लगवा दो इसमें, नहीं तो इनको छोड़ना पड़ेगा, तो चुनाव ये लड़ नहीं सकती। और ये सीट तो इनकी गई, अवैध घोषित किया गया। अच्छा, अवैध भी घोषित कितने, आप देखिए उसमें लिखा है किताब में, कितने छोटे पॉइंट पर किया गया। उनको चार्ज लगाए गए थे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ, चुनाव में भ्रष्टाचार किया नहीं सिद्ध हुआ, इन्होंने दबाव बनाया, जबरदस्ती करवाई, वो ये भी सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध ये हुआ कि उनका जो चुनाव एजेंट था, जो मतलब जिसमें चुनाव कैंसिल किया था, कि इनका जो चुनाव एजेंट था वो सरकारी अधिकारी था और उसने त्यागपत्र तो दे दिया था अपने सरकारी पद से, किंतु उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। उसने त्यागपत्र दे दिया, सक्षम अधिकारी को त्यागपत्र पहुंचा दिया था उसने। अब वो अधिकारी के यहां से अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। एक तो ये इन पे आरोप लगा था, दूसरा आरोप ये लगा था कि इनका पटना में जो मंच बनवाया गया था पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने ये 2 आधार पे इंदिरा गांधी के चुनाव उन्होंने निरस्त किया। तो मतलब एक अंग्रेजी पत्रकार ने लिखा कि इसका अर्थ तो ये होता है कि किसको, एक प्रधानमंत्री को ब्लॉक ऑफिस में जाकर के दरख्वास्त देनी चाहिए और वो लेना चाहिए। ये उसने लिखा था किसी पत्रकार ने इस पर। तो मगर खैर इस पर ये हुआ। तो जब वो वहाँ पूरा का पूरा प्रधानमंत्री आवास बड़ा गमगीन था और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, एक व्यक्ति थे जो लगातार इंदिरा जी के साथ में रहते थे, इंदिरा जी जिनसे सलाह करती थी, बचपन के उनके मित्र थे। उनका नाम था सिद्धार्थ शंकर राय। सिद्धार्थ शंकर राय बंगाल के सीएम थे, उस समय बंगाल के सीएम। हाँ, तो सिद्धार्थ शंकर राय आए, उसमें उन्होंने कहा था, तो जब इन्होंने सलाह दी तो उन्होंने इंदिरा जी नहीं कर रही थी,
इंदिरा जी का मन बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं था कि हम वो लगाएं, और वो इसके लिए ये जरूर चाहती थी कि हमको चुनाव तो लड़ना है, मतलब हम बिना लड़े तो नहीं रह सकते, ये उनके मन में हमेशा रहती, हमेशा थी। अब चुनाव ही नहीं लड़ पा रहे, सिद्धार्थ शंकर राय ने कहा कि नहीं, ये मत करो। तो इंदिरा जी थोड़ी देर के लिए भीतर चली गई थी, ऐसा ही लिखा है 2-3 किताबों में, और सिद्धार्थ शंकर राय उनके आने की प्रतीक्षा में खड़े थे। इस समय पे, उसी समय पे संजय गांधी का प्रवेश हुआ। तो सिद्धार्थ शंकर राय ने उनसे कहा कि बोले कि वो, अच्छा, उनके जो संजय गांधी के साथ में इंदिरा जी के सेक्रेटरी भी थे, तो उन्होंने कहा कि सुबह से आपातकाल लागू होना है, सारे अखबारों को सूचना दे दी गई है कि ये खबर इस तरह से छापेंगे, और नहीं छापेंगे उनको, जो नहीं छाप सकते वो बंद कर दें, और न जाने क्या क्या कर दिया गया है, सबको हम ये कर लेंगे और ये कर लेंगे। वो उसने सेक्रेटरी ने बताया। सिद्धार्थ शंकर राय ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संजय गांधी ने कहा कि तुम लोग जानते भी हो कि देश पर शासन कैसे किया जाता है, यही शब्द है, तुम लोग जानते भी हो कि देश पे शासन आ जा। हालांकि अंग्रेजी में यूं कहा होगा, तो उसका हिंदी में अनुवाद तुम कर दिया, आप तो होता ही नहीं है अंग्रेजी में, तो उस तरह से तो हिंदी में अनुवाद यही कि तुम लोग जानते भी हो कि देश पर शासन कैसे किया जाता है, और ऐसा कह करके वो चले गए। इंदिरा जी आ रही थी, इंदिरा जी ने सुन लिया था वो सब। और सिद्धार्थ शंकर राय वो थे जो आनंद भवन में इंदिरा जी के साथ में बचपन में खेला करते थे। एक उसका जिक्र है कि इंदिरा जी एक गुड़िया अपने पास रखती थी, अकेली तो रहती थी वो, या तो माँ के पास रहती थी या अकेली, उस तरह से मैंने बताया ही था, जिस तरह से उनकी मानसिकता बनी है। तो वो गुड़िया लेती, तो सिद्धार्थ शंकर राय अपने पहुंचे वहाँ पे अपने पिता के साथ में, शायद विधान चंद्र राय उनके पिता, उनके साथ में आनंद भवन में आना जाना था उनका, तो वो तो बड़े वो थे। तो उन्होंने भी कहा कि हम गुड़िया हम लेंगे, अभी दोनों बच्चे हैं। तो इंदिरा जी ने कहा कि हम नहीं देंगे, तो खींचातानी हुई, तो सिर उनके हाथ में चला गया और बाकी जो है इंदिरा जी के हाथ में रह गए। तो इसमें लोगों ने ये कहा कि इतनी जिद्दी थी कि किसी चीज को देना नहीं चाहती, ये भी मतलब उसमें है। मगर वो जो सिद्धार्थ शंकर राय जो उनके बचपन के इस तरह से नजदीक थे, उनको संजय जी ने इस तरह से कह दिया कि तुम लोग नहीं जानते कि शासन कैसे, देश पर शासन कैसे किया जाता है, तो वो भी चुप रहे। इंदिरा जी मतलब कुछ लोगों ने लिखा है कि आंसू आ गए थे उनकी आंखों में, और ये फिर वो लौट करके चली गई, और उसी रात को घोषणा हो गई कि ये एक ऐसा कदम था जो इंदिरा जी नहीं करना चाहती थी। इस कदम के बारे में मैंने उनका पूरा याद नहीं रख सकता था, तो उनके एकदम विरोधी, वैसे तो सभी सोशलिस्ट उनके विरोधी रहा करते थे, एकदम विरोधी, क्या नाम है उनका, मधुलिमय जी का वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। इंदिरा जी के दिमाग में हमेशा रहता था कि मैं नेहरू की बेटी हूं, और गैर लोकतांत्रिक कोई काम नहीं कर सकती। इसका जिक्र मधुलिमय ने किया है अपनी किताब में कि इंदिरा अंततः जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, और उनके दिमाग में ये हमेशा बात रहती थी कि मैं गैर लोकतांत्रिक काम नहीं करूंगी। मगर इस तरह से ये थे, और ये लग गई आपातकाल, और ये अब फिर उसके बाद तो सब लोग चले गए। किंतु आपातकाल, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था
कि उनका ये सबसे बड़ी गलती जिसको मानी जाती है, वो ये गलती संजय गांधी तो थे ही इसके पीछे और भी कई कारण थे। एक कारण तो ये कि पंजाब में ये जो अकाली दल और जगजीत सिंह चौहान, ये दोनों मिलकर के अलग सिखस्तान की मांग कर रहे थे उस समय, खालिस्तान की अलग सिख राष्ट्र उसकी मांग कर रहे थे, बड़ी जोरों से होने लगी थी। और उसमें उसका समर्थन अकाली भी कर रहे थे और लोकतंत्र की बात करते हुए सोशलिस्ट भी कर रहे थे। ये एक बड़ा मतलब इंदिरा जी इतनी परेशान हो चुकी थी उस समय पे कि ये सब चल रहा था, तो कि भैया खालिस्तान बनाओ। दूसरी बात, जैसे ही वो हुई लोकनायक 1974 में वहां से आंदोलन शुरू हुआ, कहां से? गुजरात से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, पटना में पहुंचा। पटना में जब विशाल आकार ग्रहण किया छात्रों के आंदोलन ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोकनायक की पदवी लेकर के बड़े तरीके से उभरे। वैसे तो घर पे बैठ गए थे वो, और निश्चय ही वो बहुत बड़ी हस्ती है, आज बहुत आदरणीय है, सबके आदरणीय है। मगर उस समय उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, आप सब लोगों को पत्रकार बैठे हैं तो याद होगा, उन्होंने कहा था कि इस सरकार का आदेश सेना को नहीं मानना चाहिए और पुलिस को भी नहीं मानना चाहिए। ये उनका आह्वान था सभा के बीच में से। अब जब सेना अगर किसी भी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार का, जैसे हम कहते हैं कि आज ही अगर सेना इस चुनी हुई सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दे तो क्या हम इसको स्वीकार कर पाएंगे? विरोध में होते हुए भी हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि चुनी हुई सरकार का आदेश कोई सेना अस्वीकार करे। ये उनका एक बहुत बड़ा विप्लवकारी, मतलब एक देश में एकदम विप्लव फैलाने वाला ठीक उसी तरह का था जैसे वहां पर याहिया खां शासन करते थे, इसी तरह से यहाँ पे कोई जनरल आकर के बैठ जाता और जनरल शासन करने लगता। उसमें तो फिर तो कोई वो नहीं होती। और उस समय पर जनरल मानेक शॉ को इंदिरा जी ने वहां पर बुलाया था। लंबा हो गया फिर। जनरल मानेक शॉ को इंदिरा जी ने बुलाया था। मानेक शॉ आए, बिठाला उनको। इंदिरा जी बड़ी चिंतित थी और इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि मैंने सुना कि आप सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, सेना सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। तो उनका उत्तर लिखा है, उन्होंने कहा था, क्या आप इस बात पर विश्वास करती हैं? तो इंदिरा जी ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता। तो फिर वो खड़े हुए, क्या कहते हैं, सलूट किया उनको, चले। तो ये स्थिति जब आ पहुंची थी, ये स्थिति भी आ पहुंची थी, मेरा कहने का मतलब ये स्थितियां भी आ पहुंची थी। और उसके बाद ये बुरा ही था वो काल, आपातकाल जो घटित हुआ। और उसके बाद तो, मगर आपातकाल की एक बात मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ। आप देखिए कि मैं उस समय मतलब हर कोई दुकानदार ज्यादा कीमत आपसे नहीं ले पा रहा था उस समय में। देखिए, नेता सब खिलाफ थे इंदिरा जी के, क्योंकि जेल में ठूस दिए गए थे, और भी लोग, अखबार खिलाफ थे, बुद्धिजीवी खिलाफ थे, सब खिलाफ थे। जनता प्रायः खुश थी।
और उसकी वजह, जैसे कोई भी बनिया आप जो कहते अच्छा इसका भाव ऐसे कैसे हो गया, मैंने खुद कहा मुरार में, मैंने कहा अच्छा इस भाव ले लो तुम, अरे इसी भाव आ रहा है, नहीं इस भाव कैसे ले लो, अच्छा ठीक है तुम्हारी शिकायत करते हैं, अरे साहब कौन से भाव आ रहा है वो ले लीजिए आप। कम नहीं तोल पा रहे थे, खराब चीज नहीं दे पा रहे थे, ऑफिस समय पर खुलती थी, रिश्वत लेते हुए हमें तो तब मतलब पहले भी और अब भी तहसील में रोज काम पड़ते थे, तब मैं ही जाता था, भाई छोटे छोटे थे, तहसील से मैं काम पड़ता था, रिश्वत नहीं ले पा रहे थे हमसे, ये नहीं मांग पा रहे थे कि साहब ये सर्टिफिकेट लेना है तो आप 10 रुपये हमको दीजिए, पटवारी ये नहीं कह पा रहा था। जब तहसील में आते थे तो क्या होता है, पेशकार होता है, वो नहीं कह पा रहा था कि साहब इसके तो फाइल के इतने लगते हैं, नहीं, और जब जरा सा भी कह दिया कि अच्छा, तो ये नहीं हो रहा था भाई साहब। समय पे काम होते थे, बिल्कुल ठीक समय पे पहुंच जाते थे कर्मचारी, ठीक समय, रेलें समय पे चलने लगी थी। अस्पताल में एक बार हमारे रिश्तेदार भर्ती हुए तो अस्पताल ये ऐसे चकाचक, सब डॉक्टर ड्यूटी पे, सब लोग ड्यूटी पे, जनता कहीं परेशान नहीं थी, सामान्य जनता, बड़े लोग परेशान थे। मगर ये काम इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि फिर अधिकारियों ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा जी ने चलाया था, उसमें 5 सूत्री कार्यक्रम संजय जी ने जोड़े, अपने 25 सूत्री कार्यक्रम हुआ। वो 5 सूत्र बहुत अच्छे थे, जैसे दहेज नहीं लेना, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, वृक्षारोपण बहुत अच्छा कार्यक्रम था, प्रौढ़ शिक्षा बहुत अच्छा कार्यक्रम, ऐसे 5 उनके बिंदु थे। सफाई, झुग्गी झोपड़ी की सफाई अच्छा था अपने हिसाब में, और नसबंदी, परिवार नियोजन, 5 कार्यक्रम अच्छे थे। मगर साहब जैसे ही उसको अपना क्रियान्वयन शुरू हुआ, तो अब भाई साहब मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे जैसे ही कोई गाड़ी हमारे गांव में पहुंचती थी, तो लोग सरसों में, मतलब सरसों नहीं बची थी आसपास की, सरसों में आए दौड़ रहे हैं लोग, उन्होंने कहा आगे 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 साहब के साथ पकड़ में आएंगे ना, वो जो भी है। हमारे एक पंडित जी, हमारे एक रिश्तेदार हैं, मतलब बीच में मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊं, और मुझे सही है, सत्य घटना है। उटीले के पास में एक गांव है गुर्री, वहाँ के पंडित थे, हमारे थोड़े से रिश्तेदार भी हैं। मास्टर, ऐसे नहीं कि मास्टर अब सबको दे दिए थे कि उन्होंने कहा 6 केस आप ले आएंगे, 10 केस आप ले आएंगे, ये इतने केस आप ले आएंगे, इतने ले आएंगे तो आपकी नौकरी गई। अब सब फिर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया कैसे भी कर लो, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी भी नस्बंदी करवा दी। तो खैर वो पंडित जी मास्टर थे, पढ़े लिखे, गुर्री से आए और उटीला में उनकी पढ़ाते थे। उटीला में आए, तो उटीला में उन्होंने देखा, तो जैसे उन्होंने कहा वो अच्छा, और मास्टरों ने करवा दिया होगा या केस दे दिए होंगे, जो भी कुछ किया होगा। तो वहाँ पे ग्राउंड पे वो लगा हुआ था टेंट, तो उन्होंने पूछे काय को है ये, नसबंदी वाले आए महाराज। तो स्कूल नहीं गए, स्कूल नहीं जब कहानियाँ से उन्हें पहली बस मिली, सो मुरार आए, सो मुरार आए के देखी, उन्होंने कहा सो इधर उधर देखा भी नहीं, कहो मार साहब कैसे कि हमारे जामे कि झूम लगो है कि टेंट हुई है कुछ, वो वहां से भगे। आप देखिए बिल्कुल सत्य घटना है। उनकी ससुराल चितौरा में, तो बस पकड़ी उन्होंने, वो चितौरा में पहुंची, और पंडित जी बस से उतरे, वहां भी कैंप लगा हुआ, पकड़ लिया गया उनको। मतलब उधर से लुंगी लगा करके आए पंडित जी अपनी ससुराल से। ये एक ऐसी हकीकत थी, अगर अपन आज हंस सकते हैं, लेकिन उस समय विडंबना और हम तो जानते थे। वो कहते थे कि मैं मर जाऊं कांग्रेस है तो कभी वोट सवाल ही ना आती थे, हैं, ये स्थिति थी। तो ये जो घटना हुई, मतलब अगर ये नसबंदी और ये उजाड़ना, ये 2 चीजें नहीं होती, ये झोपड़पट्टी को उजाड़ना और ये करना, मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इंदिरा गांधी नहीं हार सकती थी। मतलब सीटें भले ही उनकी कुछ कम हो जाती, मगर इंदिरा गांधी हारती नहीं थी। इसने तो साहब ऐसा किया कि कोई सुनने वाला ही नहीं था कुछ भी,
सीधा साधा ये था कि कांग्रेस के विरोध में वोट दें। तो ये था, जिस इंदिरा गांधी को हमारे गांव के लोग भी, दो ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी गांव तक प्रवेश हुआ, एक तो पंडित नेहरू जिन्हें गांव के लोग भी जानते थे, एक इंदिरा गांधी, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मैं नाम लेना चाहूंगा उनका यहाँ पे, जिन्हें गांव के लोग जानते थे और पढ़े लिखे हो गई थी, लड़के लड़कियां भी, महिलाएं भी, वो भी जानने लगी थी। इंदिरा गांधी ऐसी थी जिनको पुरुष तो जानते ही थे, महिलाएं जानने लगी थी बिना पढ़ी लिखी, और गांव में ये कहते थे अरे वो तो इंदिरा गांधी है गई, जरा सी कोई अगर जरा तन करके खड़ी हो जाती थी तो कहते अरे जी तो इंदिरा गांधी है। बहुत से पुरुष कहते थे भैया पहले साहब ये काम करना, पहले भैया हम अपनी इंदिरा गांधी ये पूछे आवे। इस तरह जिस तरह से इंदिरा गांधी का प्रवेश हुआ था, इसके बाद में इंदिरा गांधी का ये हुआ, और फिर जो 1977 का जो चुनाव आया वो तो नहीं करवाना चाहते थे संजय जी और उनकी जो मंडली थी, मगर इंदिरा जी ने कहा कि नहीं, अब हम दोबारा आएंगे और चुनाव लड़ करके आएंगे। तो फिर वो उन्होंने चुनाव करवाया जिसमें वो संजय जी भी हारे और इंदिरा जी हारे, सभी लोग हार गए थे। केवल दक्षिण से, हाँ, केवल 2 सीटें आई थी। तो चलिए बस, हाँ बहुत हो गया। तो वो इंदिरा गांधी फिर आप जानते ही हैं कि जनता दल की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, जनसंघ भाजपा हो गया, सरकार बनी, कुछ दिन चली, उसके बाद जिसको जूतियों में दाल बटना कहते हैं अपन, वो हुआ। एक और बीच में जो महत्वपूर्ण बात हुई थी घटना में, वो याद दिलाना चाहता हूं आपको कि 1977 में आपातकाल के बाद इंदिरा जी को बड़ा झटका वो लगा कि जगजीवन राम जी साथ छोड़ गए थे। चुनाव के दौर की घटना। हाँ, चुनाव के दौर, वही तो 77 में जब चुनाव के पहले ही हैं, जनवरी में उन्होंने भी इस्तीफा, मतलब कांग्रेस से इस्तीफा देकर के उधर चले। ये एक और बड़ा झटका था जिससे इंदिरा गांधी बहुत बेचैन हुई थी, क्योंकि वो बड़े अनुभवी और उस तरह से थे ही। तो ये इस बात को मैं भूल गया था। खैर ये हुआ, और फिर आप जानते हैं कि बेलछी कांड हुआ। उसके बाद में बेलछी कांड से फिर इंदिरा जी ने फिर बरसात के मौसम में पैदल चल करके, ट्रैक्टर पर चल करके, हाथी पर बैठ करके नदियां पार की, और जिस तरह से वहां पे उन्होंने किया, और लगातार संपर्क उन्होंने बनाए रखा जनता के बीच में। लगातार ये कहते हैं कि उतने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लोग नहीं जाते थे जितने उस समय पे प्रार्थना पत्र इंदिरा गांधी के यहाँ पहुंचते थे, और वो सब हर आदमी से मिलती थी। ये उनकी बड़ी शक्ति थी पहले भी और बाद में भी, कि उन्होंने लोगों से मिलना नहीं छोड़ा, संपर्क लोगों से लगातार बनाए रखा। साहस लोग उनमें इतना था लड़ने का। उन्हीं के संदर्भ में वो कहा है, मैं इसको समापन को बाद की तो घटनाएं जानते हैं, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 1984 में जब उनको ये हुआ था। लंबा है, थोड़ा सा और समय खिंचेगा। इंदिरा गांधी की जो मूल बात थी, जिसे वो मूल मंत्र की तरह से मानती थी, और जिस तरह से नेहरू जी ने एक वाक्य न जाने कौन सा लिख करके रखा था अपनी उसके टेबल के नीचे, कौन सा वाक्य मैं भूल रहा हूं, कुछ लिख करके रखा है, फ्रॉस्ट की लाइन लिखी थी, कविता है वो। हाँ हाँ, जी वाह वाह। उसी तरह से उन्होंने अपने कमरे में एक वाक्य लिख रखा था। वो वाक्य था नेपोलियन बोनापार्ट के एक जनरल का। उसका वाक्य था कि इस समय दिन के 2 बजे हैं, बिल्कुल यही शब्द है हिंदी में जो बताया है, इस समय दिन के 2 बजे हैं,
हम हार गए हैं। रात होने तक हम जीत भी सकते हैं। आप देखिए, युद्ध हार चुके हैं, मगर उनका यह था कि रात होने तक जीत भी सकते हैं हारने के बाद। तो इतना साहस था उनमें लड़ने का कि वो हार स्वीकार नहीं करती थी। ये था कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता तो वो चाहती थी कि मैं शासन तो मैं ही करूंगी, ये उनके शायद था भी। सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत लोकतंत्र से वो हट नहीं सकती थी। विश्वसनीयता थी कहीं भी, पूरे देश के लिए जिस तरह से उनके जो हैं कि मेरा तो सारा कुछ देश का है, उनके बाद भी चाहे जितने शाह कमीशन बैठा और ये बैठा, दुनिया भर की करवाई, कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा पाए, झूठे इल्ज़ाम लगाए। किस्सा कुर्सी का बनवाया उन्होंने, अमृत ना हटाने वो फिल्म बनवाई, कुछ नहीं हुआ। अंततः जैसे हुआ 1984 में 31 अक्टूबर की वो शाम, सुबह नहीं शाम, मुझे तो शाम को पता लगा। मैं साइकिल से यहाँ आया था, हैं, तब तक 2 बजे तक तो घोषणा ही नहीं की थी। नहीं, हाँ, मैं साइकिल से आया था, मैं खड़ा था। हमारे एक सरदार जी थे, हम उनकी दुकान पे बैठते थे। उनके दोस्त थे कैलाश परिहार के दोस्त थे, कभी कभार गए हो गए भाई, तो हम लोग भी उन्हीं सरदार जी के यहाँ दोस्त थे। वहाँ मैंने सुना कि इंदिरा गांधी ने गोली मार दी। अच्छा, हम लोगों को सचमुच धक्का लगा इस बात का। साइकिल लिए मैं खड़ा था चौराहे पे, उनका छोटा भाई प्यारेलाल यादव के वकील हैं, उनकी दुकान थी, दुकान पे आटा बिकता था, तो आटा लेने के लिए आया था सतवंत, हमसे छोटा था, तो वो आटा लेने के लिए आया था साइकिल से लेकर के। तो मैंने उससे कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि सतवंत तुम घर जाओ। मतलब लोग जिस तरह से सरदारों को गालियां दे रहे थे, वहाँ पे बाजार के लोग, धड़ाधड़ दुकानें बंद हो रही थी, धड़ाधड़ बंद हो गई थी। मैंने कहा सतवंत, अरे बोलेंगे क्यों कटा रहे जी? मैंने कि भाई अरे तो यार उससे क्या होता है, मतलब किसी को कुछ नहीं। मगर मैंने कहा उस भैया तुम जाओ, तो उसने आटा बनवाया, तो वो चला गया था। और उसी शाम को मैं घर पहुंच गया। मन में हो गया था मेरे में कि अब कर्फ्यू लगेगा, कर्फ्यू लगा। मैं शाम को साइकिल से घर पहुंच गया था। तीसरे दिन सुबह एक औरत, इनकी कमलेश के तरफ से सरदारों के जो पुरा हैं, वहाँ से भागती हुई आई थी बेचारी सवेरे। हमारे यहाँ पहाड़ पे एक मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे लोगों को मिली और इतनी भयभीत थी, एक बच्चा पास में था और अकेली थी। और सुबह का समय, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि एक औरत वहाँ बैठी है चाचा। मैं गया, मैंने देखा मतलब हर आदमी से भयभीत हो रही थी। मतलब भिंड के वहाँ पे इस तरह से गोद के आसपास थोड़ा सा उन पे इस तरह दबाव डाला होगा लोगों ने। आई, मैं मेरे साथ में आने को तैयार नहीं हूँ। जैसे तैसे हम घर लाए उसको, बच्चे को दूध पिलाया। फिर हमारे पास में सरदारों का एक पुरा था, मैंने वहाँ सरदार जी को, जगदीश उनका क्या, मजबूत सिंह नाम था उनका, उनको खबर भेजी साइकिल से, वो आए ले गए। वो तो ये हुआ। तो इस तरह की जो एक माहौल बना था इंदिरा जी के जाने पर, निश्चय ये है कि सब बातें इंदिरा जी के साथ में हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जिनमें से ज़्यादातर को मैं नहीं जानता हूँ। आप लोगों से ये संवाद करना था, शेयर करना था। जो बातें मैं जानता हूँ, कह पाया हूँ, आपसे सुनाई। धन्यवाद आप।